इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है पाषाण काल। इनका पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी पुरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी इतिहासकार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। इसका नोट भी दिया गया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। ऑप्शन ए थॉमसन ने किया था। नोट, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। ऑप्शन ए पुरातात्विक उत्खनन, ऑप्शन बी औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्वतंत्रता की स्थापना, ऑप्शन सी देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, ऑप्शन डी औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरातात्विक उत्खनन। आइए नोट को देखते हैं। अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। आइए इसके नोट को देखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ऑप्शन सी आदमगढ़। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। महदाहा से और सराय नाहरराय से, यानी महदाहा से और सराय नाहरराय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आइए इसके नोट को देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एक आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहरराय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये पहले वाले ही के नोट से इसका भी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सराय नाहरराय से और ऑप्शन बी महदाहा से।
तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें, यानी पश्चिम से पूर्व के क्रम में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले चौथा, यानी सबसे पश्चिम में महदहा, उसके बाद ऑप्शन बी लेखैया, फिर पैसरा, और फिर बीरभानपुर। यानी सबसे पश्चिम महदहा, उससे पूर्व लेखैया, उसके बाद पैसरा, और फिर बीरभानपुर जो सबसे पूरब में। तो आइए इसके नोट को देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिम, उसके बाद लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, उसके बाद पैसरा बिहार में है, और उसके बाद बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यानी एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दमदमा से 3 कंकाल निकले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहार राय, महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहार राय भी है, महदाहा भी है, और दमदमा भी है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है। 41 में से 5 समाधान जोड़े में हैं, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में कृषि सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव जीवन प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर भी नर्मदा घाटी हो जाएगा, जो पिछले प्रश्न में इसके नोट में देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राय एवं जय। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं व्हीट भी उगाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये लहुड़ा देव से। अब इसके नोट्स को देखेंगे। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 65 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। अगर ऑप्शन में कोल्डिहवा है तो कोल्डिहवा होगा। अगला है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर भी मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और अगला है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। यह पहला और दूसरा दोनों सही है। इसके आइए नोट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य महगढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन डी मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं काली बंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये बागौर से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। इसके प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ से और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक यानी कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर 1, 3 और 4 सही है। यानी आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, जो सही बात है। अगला है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से भी परिचित थे, इसीलिए गलत हो गया। अगला है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, जो सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है, ये बात भी सही है।
आइए इसको नोट को देखते हैं। आहर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहर संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहर का एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहां पूरा पूरा स्थल यानी पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन नवदा टोली मध्य प्रदेश में है, जिसका उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1300 ईस्वी के मध्य निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन डी। पीछे के प्रश्न में भी इस प्रश्न को इसके नोट्स में देखे थे। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ये नोट को देखते हैं। नापाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और कंदराएं और मेहिर। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा संगनकल्लू। राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है, जो एक नवपाषाणिक स्थल है। कर्नाटक में मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकाल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। देख रहे हैं आप, एक नोट्स पढ़ने से कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शिला शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन सी वी एस वाकनकर।
वी.एस. वाकनकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका को किसने खोजा था? ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका निकटतम उत्तर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड OCP कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरा स्थल की खुदाई BB लाल के निर्देशन में हुई थी। अगला प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी जोड़वे संस्कृति के नेवासा या दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है कश्मीर की बुर्ज होम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो पिछले प्रश्न में आप लोग देख चुके हैं, बुर्ज होम में। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये भी बुर्ज होम से। अगला प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करें। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का 4 यानी पूरा पाषाण काल सोहन या सोन नदी घाटी। उसके बाद हो जाएगा बी का फर्स्ट यानी मध्य पाषाण काल का भीमबेटका, यानी पूरा पाषाण काल का हो जाएगा सोहन नदी। उसके बाद बी का फर्स्ट यानी मध्य पाषाण काल का भीमबेटका, और नव पाषाण काल का हो जाएगा आपको सी का हो जाएगा आपको दूसरा बुर्ज होम, और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी। नीचे दिया भी गया है, पूरा पाषाण काल सोहन या सोन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा मध्य काल का है, नव पाषाण काल बुर्ज होम, और ताम्र पाषाण काल बनास घाटी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। आइए यहाँ देख लेते हैं। नेवासा, यह जो पुरातात्विक स्थल है यह वर्तमान महाराष्ट्र में है। नेवासा महाराष्ट्र में है। ईशमपुर कर्नाटक में है। डिडवाना राजस्थान में है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। पहला प्रश्न, बुर्ज होम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त युग्म में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं, यानी 2 और 3 सही है। यानी गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए ख्याति प्राप्त है और चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए विख्यात है। बुर्ज होम है जो शैलकृत देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक
पूरा स्थल जम्मू एवं कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। बुर्जहोम का खोज डी टेरा और पीटरसन ने किया था। इस पुरा स्थल से गर्तावासी के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरा स्थल है, जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरा स्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बनाग्ड, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन डी लेखैया से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लेखैया से। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। और कारण आर है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी आर शर्मा ने सराय नहार राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी तक जीवित रहे, को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह भोपाल में है। अगला है, इसका नोट को देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो भोपाल में है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार पहला चैप्टर खत्म हुआ और इसके बाद अब अगले चैप्टर को देखेंगे।